Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस लॉ। इसके पहले जो प्रीवियस मैंने आपको 2 लेक्चर बेटा स्टेट ऑफ मैटर पे डिस्कस किया है, आप लोगों ने उसको रीड किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है ना। तो और अच्छे से उसे एक बार आप रीड कर सकते हो, है ना। जब भी आप उसको देख रहे हो तो उस समय आप ज़रूर अपने साइड में एक कॉपी और पेन रख के बैठो। जो भी पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करता हूँ लाइव क्लास के अंदर, वो तो आपको क्लियर हो ही जाता है। उसके बाद कुछ एक जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती होंगी वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गैस लॉ के बारे में। तो गैस लॉ को हम लोग समझते कैसे हैं, तो उस पॉइंट पे पहले मैं बच्चों बात करूँगा। तो गैस लॉ एक्चुअली में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो भी आपके पास मैटर अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आपके पास मैटर अवेलेबल है या सब्सटेंस अवेलेबल है, तो मैंने बताया था बच्चों, या तो वो आपका सॉलिड फेज में हो सकता है, ठीक है, या तो बच्चों वो गैस की फेज़ में होगा, ठीक है, या मैं बात करूँ तो या तो आपका लिक्विड फेज़ में होगा। बट हम लोग बेटा फोकस कर रहे हैं गैस की फेज़ पे। तो कहीं ना कहीं गैस की प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले ही आपको डिस्कस की हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि गैस लॉ का बेसिक मीन क्या है। तो गैस लॉ बेटा गैस को डिफाइन करने के लिए, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स जानने बहुत ज़रूरी है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। जहाँ पे आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, इनमें से बेटा किसी भी फैक्टर्स को अगर आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज करने पे आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर बोल रहा हूँ बच्चों मैं, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ मैटर है। तो जिस भी मैटर सब्सटेंस आपको जो बेटा दे रखा है, उसकी जो स्टेट है वो डेफिनेटली बेटा लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, ये आपकी चेंज होने वाले हैं। जब आप इन पैरामीटर्स की वैल्यू को, अगर आप किसी भी वैल्यूज़ को आप चेंज करोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो स्टेट है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो भाई ये जो पैरामीटर्स हैं, ये मैथमेटिकली कुछ एक्सप्रेशन डिज़ाइन करते हैं, एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो बेटा उसी एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स को बेटा हम लोग बोलते हैं गैस लॉ। क्या बोलते हैं? गैस लॉ। क्लियर है बच्चों? ओके। इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है, कि उस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल बेटा कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके गैसेस फेज के अंदर पाए जाते हैं। तो टोटल बेटा आपके 11 एलिमेंट्स हैं। यस, 11 की बेटा बात करूँ तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड टोटल आपकी इनर्ट गैसेस, ठीक है। और बेटा अगर हेलोजन की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप आने पे बेटा आपका जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस है, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट है, वो आपका डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने बेटा आपको जो गैसियस फेज है वो बेटा आपकी लिक्विड देन सॉलिड में कन्वर्ट होने लगती है। तो कीप इन माइंड कि टोटल बेटा आपके 11 एलिमेंट्स होंगे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफाइन करेंगे गैसियस स्टेट को। क्लियर है बच्चों? ओके। तो ये भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अब बेटा हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस को मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, लेकिन एक बार जानना फिर से ज़रूरी है। यस, क्योंकि बेटा हम लोग गैस लॉ के काफ़ी क्लोज जा रहे हैं, इसलिए। तो फर्स्ट है आपका गैस, एक सिर्फ एक रिवीजन है। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मैंने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली बेटा वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी आपकी गैसेस शो करती हैं, जैसा पहले मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट बेटा गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे बच्चों में मान लेता हूँ हमारे पास ये एटम है, ये बेटा गैस का एटम है, तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी जो वॉल है बेटा इस कंटेनर की, उस बेटा इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। यस, इसका मतलब यहाँ बेटा ये जो पर्टिकुलर वॉल है बेटा, इस वॉल के ऊपर बेटा एक पर्टिकुलर एरिया होगा। भाई इस एरिया पे बेटा आपका एटम ये आपके बेटा फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, एरिया बेटा किसका? आपका कंटेनर के वॉल का। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। तो यही आपको प्रेशर मैंने पहले भी डिस्कस किया था और आपको मैंने एक्सपेरिमेंटली भी बताया था। इसके बाद गैसेस इंटरमिक्स इक्वली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड, मतलब जो आप बेटा एक कंटेनर के अंदर अगर एक से अधिक गैसेस अवेलेबल हैं, जैसे बेटा मैं यहाँ बात करूँ बेटा N2 है आपके पास, सपोज O2 है, और आपके पास सपोज हाइड्रोजन H2 है। तो अगर बेटा गैस को मैंने यहाँ पे आपको फिक्स किया है, तो अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ N2 कितना होगा, तो वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2? तो भाई वॉल्यूम O2 भी वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2? तो वॉल्यूम H2 वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया था कि आपकी जो डेंसिटी बेटा गैसेस से काफ़ी कम होती है, लीस्ट होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। क्लियर है बच्चों? ओके। इसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जिसके बेस पे हम स्टेट ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं। तो बेटा मेजरेबल प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स बेटा आते हैं यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन क्या है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज हम क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि बच्चों जैसा मैंने पहले बोला था कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैं पहले इन तीनों के बारे में बात करूंगा ब्रॉडली। तो जितने भी आपके लॉज हैं बेटा वो कहीं ना कहीं जनरली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बेस पे ही डिफाइन किए गए हैं। तेरा ध्यान से सुनना कि भाई आपके जो लॉज डिस्क्राइब किए गए हैं, आपके डिफाइन किए गए हैं, उनमें वो लॉज एक्चुअली में किस तरीके से डिफाइन किए गए मैं उसके अंदर की बात बता रहा हूँ कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से आप किसी भी दो आप पैरामीटर्स को बेटा वेरिएबल बना दो। क्या बेटा? वेरिएबल मतलब चेंज कर रहे हैं वो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, और एक आप बेटा पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट कर दो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि बच्चों मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि भाई वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट किया है, प्रेशर और टेम्परेचर को बेटा आपके वेरिएबल बनाए, मतलब ये चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा मैं यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को बेटा मैं वेरिएबल बना दूँ और टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर दूँ, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी दो पैरामीटर्स को बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ, और किसी एक पैरामीटर को बेटा हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी न्यू एक्सप्रेशन और न्यू रिजल्ट निकल के आएंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे उन रिजल्ट को हम लोग मैथमेटिकली ड्राइव जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी साइंटिस्ट थे, चाहे आपके वॉइल्स हों, चाहे आपके चार्ल्स हों, चाहे एवोगाड्रोज हों, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे दो आपके पैरामीटर्स को बेटा वेरिएबल बनाया, एक को बनाया कांस्टेंट, और उसी के बेस पर उन्होंने की स्टडी और जो मैथमेटिकली उन्हें डिफाइन किया था और ग्राफ के बारे में भी बात की थी। क्लियर है बच्चों? तो लॉज देखो किस तरीके से डिजाइन हुए हैं, ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद में बच्चों बात करूंगा कि आपके गैस लॉज बेसिकली कौन कौन से होती हैं। तो फर्स्ट वन इज वॉइल्स लॉ, सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट इज गैलुशाक लॉ, नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो लॉज के बारे में पहले तो बेटा कौन कौन से लॉज मेरे को पढ़ने हैं, तो लॉज आपको पढ़ना है वॉइल्स, चार्ल्स, गैलुशाक एंड एवोगाड्रो लॉ। तो ये सारे के सारे लॉज बेटा इन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके। यस बच्चों, तो अब हम ये जो आपके लॉज हैं, गैसेस लॉज हैं, उनको हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो उसके पहले कि भाई जो आपकी गैसेस लॉज आने वाले हैं, उन गैसेस लॉज के अंदर जब बेटा हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे, वो इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की हो सकती है, वो इक्वेशन अगर मैं बात करूँ तो आपकी हाइपरबोला हो सकता है, वो इक्वेशन बेटा पैराबोला को डिफाइन कर सकता है, वो इक्वेशन आपकी एक्सपोनेंशियल ग्राफ को डिफाइन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या है वो ज़रा ध्यान से सुनना, समझने वाला पॉइंट क्या है कि मैंने इक्वेशन ड्राइव कर ली, किसी दो को मैंने बनाया वेरिएबल पैरामीटर्स को, एक को बनाया मैंने कांस्टेंट, मैंने इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया। उसके बाद बेटा जब ग्राफ के बारे में आते हैं तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ग्राफ दिया जाएगा और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दी जाएंगी, उन वैल्यूज डाटा के बेस पर आपको ग्राफ डिजाइन करने को बोलेगा। तो फिर हम किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, तो हम बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ द ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर बेटा हम लोग बात करेंगे 4 कॉमन इक्वेशंस के अंदर। तो 4 कॉमन इक्वेशंस कौन कौन सी होंगी जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो फर्स्ट बेटा कॉमन इक्वेशन का आते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखेंगे बेटा हम स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज दी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, जो बच्चे नीट के हैं मैं उनकी बात करूंगा, उनके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो बच्चे जेई के हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये सब चीज़ों को देखे होते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करते हैं। तो यस, इट इज़ बाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है बेटा कि ये बेसिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कब फॉलो करेगी, तो पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बेसिक इक्वेशन का मतलब बेटा यहाँ देखो बाई की पावर कितनी है बच्चों,
मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करके आपको बताता हूँ। यहाँ बाई की पावर बच्चों कितनी है, बाई की पावर 1 है बेटा, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो भाई जब बाई और एक्स की पावर अगर 1 और 1 है, इसका मतलब बेटा ये स्ट्रेट लाइन को ही डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर रहा है। इसका अंदर बेटा आपका एम क्या है, एम बेटा आपका स्लोप है, क्या है, स्लोप। स्लोप बेटा इसको हम स्मॉल एम, या फिर अगर बेटा एंगल गिवन है तो दिस इज कॉल्ड टेन थीटा, ठीक है। व्हाट इज सी, सी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, व्हाट इज सी, सी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे हम किस तरीके से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करा सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जहाँ पे बाई और एक्स की पावर 1 और 1 होनी चाहिए, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन को सपोर्ट करेगा। एम आपका स्लोप है, स्लोप मतलब अगर एंगल गिवन है तो आपको थीटा डिफाइन होगा। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और सी आपका क्या है, इंटरसेप्ट। क्लियर है बच्चों, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चों मैं लिखूंगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नोट डाउन करते चलो फटाफट से। अगर बेटा मैं बोलूँ कि इफ़ सी इज इक्वल टू 0, इफ़ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ आपको मिलेगा बाई इक्वल टू एम एक्स। बाई इक्वल टू एम एक्स का मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, इफ़ सी इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली जो बेटा स्ट्रेट लाइन आएगी वो पास करेगी थ्रू दी ऑरिजिन। मतलब जो आपकी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन आपकी पास करेगी बेटा कहाँ से, थ्रू दी ऑरिजिन, ORIGIN, थ्रू दी ऑरिजिन, ठीक है। तो ऑरिजिन से आपकी पास करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलेंगे बेटा ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के अंदर बेटा मैंने कुछ बेसिक आपको इक्वेशन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट इक्वेशन दैट इज बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका कर्व किस तरीके से बनेगा मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो बेटा ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये आपका नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव बाई, ये आपका नेगेटिव बाई। तो और बेटा ये रहा आपका ऑरिजिन, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि बेटा यहाँ पे आपका बाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, मतलब स्ट्रेट लाइन आपकी आने वाली है। स्मॉल एम क्या है बच्चों, स्लोप। स्लोप बेटा कैसा है, पॉजिटिव, देख सकते हो बेटा स्लोप कैसा है, प्लस एम, मतलब पॉजिटिव में है। और बेटा इंटरसेप्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव में आपका सी है, मतलब पॉजिटिव में इंटरसेप्ट भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बेटा कर्व होगा, ये कर्व आप देखो बेटा किस तरीके से कहाँ से मूव करेगा। अगर आप वैल्यूज रख के भी देखोगे एक्स और वाई की तो भी आपको आंसर मिलेगा। बट इंटरसेप्ट बेटा देखो आपका यहाँ पे बेटा 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, बट पॉजिटिव में है। तो बेटा यहाँ पे आपका ये जो बेटा ऑरिजिन से कुछ इस तरीके से ऊपर आपका शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से ये जो लाइन होगी बेटा कुछ इस तरीके से कर्व आपका चला जाएगा। तो ये बेटा कर्व हुआ आपका जब बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका डिफाइंड होगा, क्लियर है, ओके। फटाफट से नोट करो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट बेटा आप ग्राफ की बात करेंगे तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे आपका सी डिफाइन नहीं किया मैंने, सी आपका 0 है। अगर सी 0 है तो दिमाग के अंदर सीधा आना चाहिए कि आपका जो ग्राफ है बेटा वो डेफिनेटली ऑरिजिन से ही जाएगा और कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा, क्लियर है, ओके। इधर आपका ये नेगेटिव एक्स है, ये आपका पॉजिटिव बाई है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर्व की अगर बात करूँ, आप नोट करते जाओ फटाफट से। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट है आपका बेटा बाई इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं एम एक्स माइनस सी, इसका कर्व बच्चों कैसा जाएगा। भाई आपका स्लोप तो पॉजिटिव में है, अरे भाई स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव में है। बाई एक्स की पावर बेटा 1 और 1 स्ट्रेट लाइन आने वाली है, बट इंटरसेप्ट कैसे बेटा, ये आपका नेगेटिव है। तो उस समय आपका जो कर्व बनेगा वो आप देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव बाई है, ये नेगेटिव बाई है। तो अब कर्व आपका कैसे जाएगा, तो कर्व बेटा कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा। तो अगर मैं बताऊं बच्चों एक फाइनल कर्व में और उस कर्व में तीनों कर्वों का इंक्लूड करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखना है। इट इज़ ए पॉजिटिव एक्स, ये माइनस एक्स, ये पॉजिटिव बाई, ये माइनस बाई। अगर बच्चों बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ये फर्स्ट कर्व जाएगा, मैं लिख देता हूँ बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर बेटा बाई इज इक्वल टू सिर्फ एम एक्स होगा तो बेटा कर्व आपका ऑरिजिन से जाएगा, इट इज सेकेंड कर्व, जहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम लोग बाई इज इक्वल टू ओनली एम एक्स, ठीक। और मैं थर्ड कर्व की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था इट इज ए थर्ड कर्व, जहाँ पे बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा बाई इज इक्वल टू एम एक्स। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्लियर है। ये तीनों कर्व को मैंने आपको डिफाइन कर दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कर्व, अभी आपको डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए कीप इन माइंड, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं बेटा आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। जब बच्चों हम लोग बात करेंगे बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के बारे में। अब भाई स्लोप आपका नेगेटिव हो चुका है, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव ही है, तो इसमें कर्व आपका कैसे बनेगा देखो ध्यान से। ये पॉजिटिव एक्स है,
ये माइनस एक्स है, ये पॉजिटिव बाई है, ये माइनस बाई है। तो बताओ भाई ये कर्व कहाँ से आपका मूव करेगा? ये कर्व बेटा कुछ इस डायरेक्शन से आपका मूव करेगा। तो नोट डाउन, जब आपका स्लोप बेटा नेगेटिव में है तो माइनस एम एक्स प्लस सी, तो वहाँ पे कर्व आपका कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कर्व इज फेप। जब बेटा आपका होगा बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो उस पॉइंट पे देखो बेटा कर्व कैसे जाएगा, ये एक्स बेटा पॉजिटिव में, ये आपका बाई पॉजिटिव में, तो फिर कर्व बेटा यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है, डेफिनेटली आपके ऑरिजिन से कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। क्लियर है? यस, दिस बेटा ये कर्व है आपका बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का। नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा सिक्स कर्व, हम बेटा बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो नेक्स्ट कर्व बेटा हम बात करेंगे बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। जरा सारे बच्चों ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ बच्चों मैंने बात की थी बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो ये कर्व बेटा कैसे जाएगा वो आप देख लो। अगर बच्चों मैं बोलूँ कि आपका ये पॉजिटिव एक्स है, या आपका पॉजिटिव बाई है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा। दिस इज बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब मैं तीनों कर्व को एक साथ बना देता हूँ, तो जरा ध्यान से देख लेना बेटा। इसके ऊपर ये बेटा आपका पॉजिटिव एक्स है, या आपका पॉजिटिव बाई है। पता हो बेटा फर्स्ट कर्व बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यहाँ से आपका जाएगा इस तरीके से, बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स बेटा ऑरिजिन से पास करेगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी कुछ इस तरीके से आपका पास करेगा। तो आपका जो फर्स्ट कर्व है बेटा ये हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, एंड सेकेंड जो कर्व है बेटा वो आपका बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, एंड थर्ड कर्व इज बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये तीनों ही कर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। टोटल आपके बेटा 6 कर्व हो गए इस स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपरबोला। तो सेकेंड पॉइंट होगा आपका दैट इज दी हाइपरबोला। तो भाई हाइपरबोला के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं ग्राफ के, गैस लॉ के ऊपर। तो कैसे बनते हैं ध्यान से देखना बच्चों। मैं बच्चों यहाँ पे लिखूंगा बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई, कॉन्स्टेंट को हम बेटा कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन बेटा लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो। जहाँ पे इसको बेटा बोल सकते हैं कि बाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर बोलो बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। तो भाई यहाँ पे देखो बाई और एक्स, अगर बच्चों मैं बाई की वैल्यू इंक्रीज करूँगा, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर बच्चों मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज करूँ तो बाई की वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जब भी कभी इस तरीके से इक्वेशंस आपको मिलती हैं तो डेफिनेटली वो बेटा हाइपरबोला ग्राफ को डिफाइन करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से हम लोग ये कर्व किस तरीके से बनेगा। तो बेटा यहाँ पे निकला बाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा 1 बाई एक्स। जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई बेसिक क्वेश्चन क्या थी आपकी, बेसिक क्वेश्चन तो आपकी वही थी बच्चों, दैट इज बाई एक्स इज इक्वल टू दैट इज कैपिटल के मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं ग्राफ को डिजाइन करता हूँ। यस इट इज एक्स एक्सिस, नाउ इट इज बाई एक्सिस। तो बच्चों देखो बाई की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो बाई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये कर्व बेटा कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा। आप देखो ध्यान से, अगर बेटा आप इस तरफ मूव करोगे एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब बेटा इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई की वैल्यू आपकी डेफिनेटली आपकी मैक्सिमम होगी। और जब बेटा आप बाई एक्सिस पे आप कुछ ए डायरेक्शन ऑरिजिन की तरफ अगर आप मूव करोगे तो बाई की वैल्यू काफ़ी कम हो रही है, बाई की वैल्यू काफ़ी कम का मतलब जीरो, लगभग आपका क्लोज टू जीरो आ रही है। तो उस समय एक्स की वैल्यू बेटा इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी दी मैक्सिमम। तो ये बेटा कर्व आपका बना है, दैट इज दी हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है, याद रहेगा आपको। ओके, अभी इसी पॉइंट पे मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ बेटा हाइपरबोला को लेके, तो ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने आपको एक कर्व दिया है बच्चों इस तरीके से, इट इज ए एक्स, नाउ इट इज ए बाई। बच्चों मैंने ये फर्स्ट कर्व हाइपरबोला का, ये सेकेंड, नाउ इट इज थर्ड। बच्चों मैंने बोला है कि सपोज जो फर्स्ट आपका है कर्व इट इज ए K1, सेकेंड के लिए हम बेटा बोलेंगे K2 एंड थर्ड वन इज K3। आपको बताना है K1, K2, K3 में से कौन सी वैल्यू अधिक होगी, कौन सी वैल्यू कम हो गई, या फिर मैं ऐसे बोलूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको वैल्यूज़ को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर K1, K2 एंड K3। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको एक्स एक्सिस के अलाउंग या फिर बाई एक्सिस के अलाउंग, पैरेलल मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है।
और फिर उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर देना है। तो देख सकते बेटा ये वैल्यू बेटा क्या हुई x1, ये वैल्यू क्या हुई बेटा x2, ये वैल्यू बेटा क्या हुई आपकी x3। ठीक है, तो x1, x2 और x3 इसके बेस पे हम लोग बात करेंगे और बताएंगे कि K1, K2, K3 में से कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने बेटा क्वेश्चन लिखी थी, क्वेश्चन क्या थी बच्चों, देखो ध्यान से, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो भाई x देखो बेटा अधिक किसके लिए है, K3 के लिए। तो x की वैल्यू बेटा सबसे अधिक किसके लिए है, बताओ भाई। x की वैल्यू सबसे अधिक आपको दिख रही है, x की वैल्यू बेटा x3, दैट इज x3 बेटा किसका डिफाइन कर रहा है, फॉर द K3। तो मतलब x की वैल्यू अधिक है तो y उतना ही कम होगा। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद x2 बेटा उससे कम है, x1 सबसे कम है। लेकिन मैं एक्चुअली चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है, बट बेटा कांस्टेंट कैसे डिफाइन हुआ था, कांस्टेंट बेटा डिफाइन हुआ था x और y दोनों का आपका मल्टीप्लाई टर्म था, मतलब y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। क्लियर है ना। तो भाई अब ये देखो आपको यहाँ बताना है कि y इंटू एक्स दोनों का बेटा जो जो बेटा आपका दोनों का जो बेटा वैल्यू होगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई टर्म होगा उसकी वैल्यू के बेस पे आपको बताना है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं हम लोग स्लोप पे चले जाएंगे और स्लोप से हम लोग कंपेयर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाई अब स्लोप के बारे में बात करेंगे, तो स्लोप के बेस पे हम लोग करेंगे इसमें डिसाइड कि कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू आपकी मिनिमम। अगर मैं अभी बताऊं तो आपको अगर पता होगा तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम आंसर किसका होगा, K3। तो K3 यहाँ पे बिगर होगा, उससे कम K2 होगा और सबसे कम आपका K1 होगा। ठीक है, ओके। इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़े में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटा ग्राफ की बात करें तो थर्ड वन दैट इज पैराबोला। थर्ड बच्चों हम लोग बात करेंगे दैट इज दी पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला को हम लोग कैसे समझते हैं जरा हम लोग बात करेंगे इस पे। ओके, यस बच्चों, अब पैराबोला पे जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा इसके अंदर भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करूंगा और टोटल आपके 4 इक्वेशंस को मैं ड्राइव करूंगा और आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। ठीक, अब आप देख सकते हो बेटा y की पावर कितनी है 1, x की पावर आप y की पावर कितनी है आपकी 2, x की पावर कितनी है आपकी 1। तो बेटा स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाने वाला है, कुछ आपका डिफरेंट जाएगा। तो देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू kx को लेके, जिसमें हम पहला केस हम लेंगे जब k की वैल्यू बेटा नेगेटिव में होगी, मतलब लेस देन 0 होगी। तो जब लेस देन 0 होगी तो कर्व कैसे बनेगा वो आप ध्यान से देखना। ये बेटा आपका पॉजिटिव x, ये आपका पॉजिटिव y, तो फिर कर्व आपका कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा। जब हम बात कर रहे हैं कि क्या बेटा k लेस देन 0 होगा और इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू kx। क्लियर है, तो ये जो कर्व बेटा वो k लेस देन 0 को डिफाइन करेगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों में बात करूंगा सेकेंड, तो सेकेंड कर्व बेटा आपका रहेगा y स्क्वायर इक्वल टू kx ही रहेगा, जहाँ पे बेटा मैं बोलूँगा कि k इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब k आपका पॉजिटिव में है, तो कर्व आपका जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे आपका k क्या होगा बेटा पॉजिटिव के अंदर डिफाइंड होगा। अगर नेगेटिव वाला कर्व होगा तो मैं उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो पहले मैंने आपको बताया वो कर्व कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा बेटा, ऑरिजिन से जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये बेटा क्या होगा, k की वैल्यू लेस देन आपकी 0 डिफाइंड होगी। इसके बाद मैं चलता हूँ बेटा थर्ड कर्व को समझने के लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k/, जहाँ बेटा k कैसे बेटा, k तो आपका कांस्टेंट है, k कैसा है आपका, k इज कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा बेटा कि k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 0, दोनों की बात कर लेते हैं एक साथ। k ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व किस तरीके से आएगा, बताओ बच्चों। ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका मूव कर जाएगा। ठीक है, ऑरिजिन से पास होगा डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे k ग्रेटर देन आपका 0 डिफाइंड होगा। और k लेस देन 0 की बात करेंगे तो ग्राफ आपको आने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन बेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो k लेस देन 0 आपका इस मतलब नेगेटिव का कर्व आपका इस तरीके से जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया बेटा पैराबोला के अंदर y स्क्वायर इज इक्वल टू kx और सेकेंड मैंने बताया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k/। दोनों के अंदर मैंने दो केस डिस्कस किए, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, k की वैल्यू लेस देन 0। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर आपका स्लोप दिखता है या फिर आपकी जो वैल्यूज़ दिखती हैं तो वहाँ पे हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्राफ दिया गया है सिर्फ, और फिर अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आप बना सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर्व आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों, ओके। लॉज है क्लियर, वो किस तरीके से काम करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलो
तो फर्स्ट बेटा आपका लॉ आता है, दैट इज़ दी वॉइस लॉ। ठीक है, फर्स्ट अगर लॉ के बारे में बात करें तो बेटा फर्स्ट लॉ आपका आता है वॉइस लॉ। तो वॉइस लॉ बेटा आपका रिलेट किया गया है रॉबर्ट बॉयल से। तो रॉबर्ट बॉयल ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, हमारे पास 3 पैरामीटर हैं। फर्स्ट पैरामीटर आपके पास है, दैट इज़ दी प्रेशर, नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम और नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट पैरामीटर आपके पास है दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इन तीनों में से आपकी रॉबर्ट बॉयल्स ने किसको बेटा कांस्टेंट किया था? तो यहाँ पे बेटा कांस्टेंट किया था उन्होंने टेम्परेचर को। उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया और उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है बेटा ये डाटा, और जो कहीं ना कहीं आपके आइडियल गैस को फॉलो भी करेंगे बेटा, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे आपकी वॉइस लॉ के अंदर बेटा इन्होंने रॉबर्ट बॉयल ने आपने टेम्परेचर को बेटा कर दिया कांस्टेंट। तो जो आप देखो ध्यान से, यहाँ बेटा आपका जो प्रेशर है आपको बेटा टेम्परेचर ने कांस्टेंट किया है। ठीक है, और जो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में क्या सीन होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। इस सीन में इन्होंने जब बेटा टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट करने के बाद जब इन्होंने प्रेशर को बेटा इंक्रीज़ किया, जब इन्होंने प्रेशर की वैल्यू को इन्होंने इंक्रीज़ की, तो कहीं ना कहीं बेटा गैसेस बेटा प्रॉपर्टी इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। तो भाई प्रेशर जब इंक्रीज़ किया, देखो प्रेशर आपका यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर आपका इंक्रीज़ किया है, तो इंक्रीज़ करने पे कहीं ना कहीं गैस के एटम्स बेटा इजीली कंप्रेस हो गए। तो कंप्रेस होने पे जो बेटा वॉल्यूम की वैल्यू थी बेटा वो तो आपकी डिक्रीज़ हो गई। अरे वॉल्यूम तो आपका डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने क्या समझा कि जब आप किसी भी फिक्स्ड गिवन गैस के जो मास है उसके लिए, या फिर नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के बेटा अगर कांस्टेंट उन्होंने एज्यूम किए थे, तो मैं पहले लिख देता हूँ कौन कौन से टर्म उन्होंने बेटा फिक्स किए थे। तो उन्होंने सबसे पहला जो टर्म उन्होंने फिक्स किया था, याद रखना बेटा, दैट इज़ दी गैस मास, मतलब मास ऑफ द गैस, एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये दोनों ही इन्होंने बेटा कर दिए कांस्टेंट किसी भी गिवन फिक्स्ड मास के लिए। और वहाँ पे आपका टेम्परेचर ऑलरेडी इन्होंने कांस्टेंट किया, तो वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर आपको इनवर्सली रिलेशन आपको देखा कि भाई प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो उस समय आपको जो वॉल्यूम है बेटा वो आपका कर गया डिक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करने पे। तो फिर इन्होंने इनका रिलेशन क्या बना, तो बेटा रिलेशन बना प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये तो बनेगा रिलेशन। तो भाई साइन को निकालेंगे तो बेटा एक कांस्टेंट के डिवाइड बाई हम बी लिख सकते हैं, या फिर बेटा मैं इसको लिखूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं पी बी इजक्वल टू के, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब बेटा 2 डिफरेंट अगर आपके बीकर्स हैं या कंटेनर्स हैं उनके अगर मैं अप्लाई करूं तो बेटा P1 B1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 B2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, B2 क्या है, B2 है बेटा आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे ग्राफ को समझने के लिए। तो बेटा इक्वेशन आपको मिल चुकी है पी बी इजक्वल टू के। अब पी बी इजक्वल टू ए को हम लोग कैसे करते हैं कंपेयर और कैसे बनाएं ग्राफ, चलो करते हैं काम इसके ऊपर। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैं बात करूँगा आपकी बेसिक इक्वेशन क्या निकली थी, पी बी इजक्वल टू के, जहाँ पे बेटा आपने एक्स एक्सिस बेटा क्या लिया है वॉल्यूम, वाई पे अपने क्या लिया है बच्चों, दैट इज द प्रेशर। तो लिख लेते हैं पी इजक्वल टू के डिवाइड बाई बी। ठीक, ओके। अब बच्चों मैं लिखूँगा वाई इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, इंटरसेप्ट बेटा यहाँ पे क्या है, 0, इंटरसेप्ट 0 है तो आपका ये तो फिनिश हो गया, सिर्फ वाई इजक्वल टू एम एक्स बचा। तो भाई आप देखो ध्यान से, भाई इन्होंने इसका स्लोप क्या होगा, अगर इसकी स्लोप की बात करोगे तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को P इजक्वल टू लिख सकते हैं क्या, K फिर ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइड बाई बी। देखो ध्यान से, तो जो K होगा, K को हम लोग बेटा बोल सकते हैं स्लोप, और जो आपका 1 बाई बी है, तो 1 बाई बी में अगर मैं बात करूँ बेटा वॉल्यूम को लेके, अगर मैं वॉल्यूम को लेके बात करूँगा तो फिर यहाँ पे उसको हम एक्स के टर्म में आपको उसी तरीके से मॉडिफाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो फिर कर्व आपका किस तरीके से जाएगा, तो इसको देख लो हम लोग मॉडिफाइड कैसे करते हैं। क्लियर है, ओके, देखते हैं। तो यहाँ से आपका बना आपका दैट इज द इक्वेशन, आपका यहाँ से क्या बना था बेटा, वाई इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ से आपका जो इक्वेशन था, मैं उस इक्वेशन की अगर बात करूँ तो आपका क्या निकल के आया था, इक्वेशन था आपका P इजक्वल टू के डिवाइड बाई बी। ठीक, जहाँ पे आपको बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के लिए आपको कर्व बनाना है। ठीक है,
तो ये जो कर्व होगा मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि जब बेटा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वॉल्यूम है तो याद करो बेटा आपका हाइपरबोला, तो ये जो कर्व बेटा वो हाइपरबोला को सपोर्ट करेगा। मतलब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, किसी के इंक्रीज करने पे। तो ये जो कर्व होगा वो कर्व होगा बेटा कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इस फर्स्ट पॉइंट पे और इस सेकंड पॉइंट पे बेटा मैं बोलूं कि अगर ये एक्स पॉइंट है या आपका वाई पॉइंट है, तो मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट पे कि भाई टेम्परेचर ऑफ एक्स क्या इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ वाई। यस भाई, टेम्परेचर ऑफ एक्स और टेम्परेचर ऑफ वाई आपका इक्वल क्यों होगा? बिकॉज बेटा आपका टेम्परेचर तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुका है ना। जब कांस्टेंट हो चुका है तो उसी के लिए हम बेटा इसका वर्ड बेटा इसके लिए यूज़ करते हैं आइसोथर्म। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब बेटा आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म का मतलब थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो Tx इक्वल टू टी वाई, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिफाइन करोगे तो हर जगह आपके जितने भी पॉइंट्स आपको बेटा टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, सबके सब पॉइंट्स के बेटा जो टेम्परेचर होगा वो आपका कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, आपका इक्वल होगा, फिक्स होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट कर्व आपका बन चुका है प्रेशर और वॉल्यूम का। इसके बाद अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट कर्व के बारे में। क्लियर है बच्चों? ओके, यस बच्चों, नेक्स्ट कर्व पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बेटा आपको प्रेशर और 1/b इसके बीच में बनाना है। तो आपके पास ये इक्वेशन थी, हम लोग वैसे लिखेंगे। इक्वेशन बेटा क्या होगी बताओ जरा। P इक्वल टू हम लिख सकते हैं K, बाहर निकाल सकते हैं 1/b, ठीक है। और जहाँ बेटा हम लिक्विड करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट बेटा आपका नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, तो वो तो आपका 0 हो जाएगा। सिर्फ बेटा आप देखो स्लोप बेटा K से रिलेट कर रहा है और x पे बेटा क्या है आपका 1/b आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हो आप ध्यान से, जो y इक्वल टू mx प्लस c में सिर्फ आपको डिफाइन हो जाएगा y इक्वल टू mx, ठीक। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है, तो बेटा कर्व कहाँ से जाएगा बेटा? ऑरिजिन से। कहाँ से पास होगा? फ्रॉम दी ऑरिजिन, थ्रू दी ऑरिजिन आपका जाएगा। तो आप बना सकते हो बेटा ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका मूव करेगा, ठीक है। तो ये कर्व आपका इस ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट पे इस तरीके से आपका शिफ्ट होगा। क्लियर है? ओके, अब इसके अंदर ये जब कर्व आपका इस तरीके से शिफ्ट हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा डिफरेंट एक क्वेश्चंस को लेके। तो ठीक है, मैं बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि भाई ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी, कौन सी वैल्यू बेटा मिनिमम होगी? ये तो पता है भाई T2 तो आपका मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में T1 और T3 में से कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं PB इक्वल टू NRT। बहुत ईजी मेथड है, देखना ध्यान से। PB इक्वल टू NRT, जहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका जो इक्वेशन क्या बना उसके बारे में बताओ जरा मुझे। यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बना था उसको मैं लिख देता हूँ, अगर P इक्वल टू कैपिटल के ब्रैकेट में 1/b, इसको हम ऐसे ही मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो बच्चों हम लोग P इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन जो है उसी से P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ भाई। 1/b को बाद में शिफ्ट करें तो 1/b आप बाहर निकाल दो, इधर बेटा क्या मिलेगा? सिर्फ NRT मिलेगा, ये तो मिलेगा ना। तो NRT इक्वल टू के हम बोल सकते हैं क्या? यस बिल्कुल बोल सकते, लिख सकते हैं K इक्वल टू N इंटू R इंटू T। तो भाई स्लोप तो डिफाइन हो गया ना NRT। बाकी बेटा 1/b से 1/b आपका देखो आपको मैच कर रहा है, प्रेशर से प्रेशर मैच कर रहा है। तो आपका यहाँ से ये जो आपके बेटा टोटल आपके जो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने ऐसे डिफाइन किए थे, ये आपका T1 T2 एंड T3। तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकला? रिजल्टेंट आपका निकल गया, मैं बोलूँ तो K इक्वल टू क्या मिला बेटा? स्लोप इक्वल टू क्या मिला? दैट इज NRT। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही कांस्टेंट है, R आपका ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो बेटा K होगा, जो स्लोप होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा T हो जाएगा। मतलब K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। अगर K की वैल्यू मैक्सिमम तो T की वैल्यू भी डेफिनेटली मैक्सिमम होगी ना। अरे समझ में आया क्या? ओके, अब आप मुझे यहाँ से बताओ देख के कि इन तीनों में से आपकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि इन तीनों से मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी। तो स्लोप किसका मैक्सिमम आपको दिख रहा है? तो देखो भाई, स्लोप की बात करूँ तो स्लोप आप देखो सबसे मैक्सिमम बेटा T1 का डिफाइन हो रहा है, उससे कम T2 है, उससे कम T3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट आपके अगर मैं बात करूँ तो स्लोप किसका आ रहा है? तो हाईएस्ट आपका जो स्लोप है वो आपका T1 का है, नेक्स्ट T2, देन आपका T3। तो इसका मतलब आप एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हो कि मान के चलो बेटा आप इस तरीके से आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बेटा आप ड्रॉ कर सकते हो आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से 1 डिवाइड बाई B1, 1 डिवाइड बाई B2, 1 डिवाइड बाई B3 से लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आसान मेथड क्या होगा कि भाई 1/B1, 1/B2 और B3 को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, इसको बेटा आप
यहाँ पे आप बाई एक्सिस के अलोंग बेटा आप ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे पैरेलल कर दो, फिर आप इस पॉइंट पे डिफाइन कर दो, तो ये आपके लिए आसान होगा काफ़ी। ये बेटा आपका अगर आपका ये मगर बात करूँ, ये T1 था, ये आपका T2 था, ये आपका T3 था, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, P1 ईजिली हो जाएगा, ये आपका P2 हो जाएगा और यहाँ से आपका ये P3 हो जाएगा। तो इसको लेके भी आप इक्वेट कर सकते हो, वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हो, स्लोप के बेस से बता सकते हो। तो आपके लिए तीन मेथड, तीनों में से कोई सा भी फॉलो करो जो भी आपको आसान लगे। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर आपका क्या होगा, बताओ भाई। आंसर आपका हो जाएगा T1 ग्रेटर होगा, T2 इससे कम होगा और सबसे कम हो जाएगा आपका T3। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, क्लियर है बच्चों। चलो यस बच्चों, इसके बाद अब बच्चा मैं वॉइस लॉ के अंदर ही बात करूंगा नेक्स्ट कर्व के बारे में। तो नेक्स्ट कर्व को अगर मैं डिफाइन करूं तो मुझे आप बताना किस तरह ड्रॉ होगा। PB यहाँ लिया बेटा मैंने वॉल्यूम, एक कर्व मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। यस इट इज़ PB, नाउ इट इज़ प्रेशर। तो आप ज़रा ध्यान से देखना, PB इक्वल टू क्या था बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें से अगर आप बेटा आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे या आप वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे तो भाई प्रेशर उतना कम होगा, बट जो रिजल्टेंट होगा बेटा P इंटू बी का मल्टीप्लाइड वो तो आपका बेटा उतनी कांस्टेंट रहेगा ना। आप मुझे बताओ सोच के कि जब किसी कंटेनर के अंदर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम आपका बेटा डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। और प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका मल्टीप्लाई टर्म जो आपका यहाँ पे P इंटू बी है भाई वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। इसका मतलब ये फर्स्ट कर्व आपका इस तरीके से आएगा और सेकंड कर्व भी आपका इस तरीके से मूव करेगा। तो ये भी कर्व आपके आसान है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ बच्चों में बात करूँगा यहाँ पे लॉग को लेके। तो नेक्स्ट ग्राफ में हम बात करूँगा लॉग P, ठीक है, और बेटा मैंने एक्सेस पे लिया है लॉग B। अब कर्व आपको डिफाइन करना है। तो आपको पता है हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिक इक्वेशन आपको पता है दैट इज़ PB इक्वल टू K। आप दोनों साइड बेटा लॉग ले लो, तो क्या यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग P इक्वल टू लॉग K माइनस लॉग B। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या बनाना है, यहाँ से आपको बनाना है बेटा बाई इक्वल टू MX प्लस C को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो देखो आप यहाँ से लॉग P बेटा देखो बाई एक्सिस पे है ना, इसलिए इसकी पावर कितनी है आपकी 1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट देखो बेटा आप यहाँ कर मैं माइनस बाहर लगा दूँ और लिखूँ बेटा लॉग B, इसकी पावर कितनी है आपकी 1 प्लस लिख सकते हैं लॉग K। ये तो आपको समझ में आया। इसके बाद देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन्स आने वाली है। और अगर मैं कंपेयर करूँ बच्चों तो बाई इज इक्वल टू MX प्लस C। आप देखो आप MX प्लस C जहाँ पे आप स्लोप बेटा कैसा आपका नेगेटिव में डिफाइन हो रहा है। तो आप जरा नेगेटिव जो मैंने ग्राफ के बारे में बताया था आप वहाँ से कंपेयर करो तो इसका बेटा ग्राफ कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। क्लियर है। जहाँ पे ये जो बेटा इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बेटा, इंटरसेप्ट आपका लॉग के आ रहा था, तो इंटरसेप्ट तो भाई साहब आपका यहाँ से लॉग के हो जाएगा। ये भी समझ में आपको आ गया। अब इसके अंदर बेटा मैं स्लोप की बात करूँ तो आपका 135, क्योंकि एम इक्वल टू आपका tan थीटा होता है ना, तो 135 डिग्री, यहाँ से अगर बात करूँ ये 45 डिग्री, तो ये तो आपका स्लोप डिफाइन हो गया है। तो देख सकते हो ये भी आपका कर्व आसान है लॉग के बेस पे। तो ये भी आपको क्लियर है, समझ में आया। ओके, नोट डाउन। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, ये आपका फर्स्ट आपका हो चुका है वॉइस लॉ, नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ को हम लोग रीड करते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अंदर देखो बेटा ये आपके जो जैकब चार्ल्स हैं इन्होंने इसको डिफाइन किया था, क्या एक्सपेरिमेंट्स किया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इज गैलुसाक, ठीक है, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज गैलुसाक, ठीक है। तो गैलुसाक के अंदर बेटा स्टेटमेंट क्या था, चार्ल्स के अंदर आपका स्टेटमेंट क्या था। तो चार्ल्स का जो स्टेटमेंट था, चार्ल्स ने क्या किया था मैं आपको पहले वो बताऊंगा। चार्ल्स लॉ के अंदर बेटा किसको किया गया कांस्टेंट, तो जो आपका प्रेशर है बेटा इसको उन्होंने किया कांस्टेंट, प्रेशर को बेटा कैसा किया उन्होंने कांस्टेंट। और फिर उसके बाद आपका जो भी गिवन मास था गैस का, ठीक है, गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस जो भी आपका डिफाइन था, उस केस में बेटा बोला कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से आप, अगर बच्चों में यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू में इंक्रीज़ करूँगा किसी भी कंटेनर के अंदर जो भी गैस अवेलेबल है, तो भाई कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी भी बेटा इंक्रीज होगी एटम्स की, तो वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा ये टेम्परेचर कैसा है, इट इज ए एब्सोल्यूट, ठीक है, इट इज ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो व्हाट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ने बेटा प्रेशर को कांस्टेंट किया
तो वॉल्यूम आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या बनेगा बेटा इक्वेशन, तो इक्वेशन यहाँ से आपका बन जाएगा दैट इज़ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो V इक्वल टू बनेगा कांस्टेंट इनटू आपका टेम्परेचर। ये बनी इक्वेशन, जहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ B डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कैपिटल K। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर आपके टू डिफरेंट बीकर्स होते हैं तो टू डिफरेंट बीकर्स के लिए हम लोग बेटा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कंपेयर करने के लिए, B1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई T2, आप ऐसे बोलो, या फिर इसे आप इनिशियल और फाइनल करके बोल सकते हो। वॉल्यूम इनिशियल आपका टेम्परेचर आपका इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल और डिवाइड बाई आपका टेम्परेचर फाइनल। तो आप इनिशियल फाइनल को लेके भी आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी अगर मैं बेटा इक्वेशन से बताऊँ तो देखो PB इज इक्वल टू nRT। यहाँ भाई कांस्टेंट क्या क्या है, प्रेशर कांस्टेंट बेटा, NB कांस्टेंट स्मॉल n, RB कांस्टेंट, तो क्या बचा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बचा ना, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है, ये हो गया आपका चार्ज फ्लो। अब चार्ज फ्लो के अंदर आपका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम लोग चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ को हम लोग बेटा अच्छे से फोकस करेंगे, वो ध्यान देंगे। तो ग्राफ के अंदर हम बेटा पहले बात करेंगे वॉल्यूम और टाइम को लेके। यहाँ पे बेटा जो आपका टेम्परेचर है वो आपको लिया बेटा डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है, उसके बेस पे। तो भाई यहाँ पे आपका जो ग्राफ है उसको ज़रा फोकस करना है। तो ग्राफ जो आपका बनेगा उसको हम कैसे रिलेट करेंगे बताना बेटा। B इक्वल टू क्या होता है बताओ पहले, B इक्वल टू होता है आपके पास K इंटू टी, ठीक है ना। तो PB इक्वल टू पता है आपको nRT होता है। जहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो बेटा स्लोप क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप आप दिख रहा होगा, स्लोप बेटा आपका निकल के आ जाएगा दैट इज़ कैपिटल K इक्वल टू आपका निकल के आएगा NR डिवाइड बाई प्रेशर, ठीक है। तो ये बेटा आपका यहाँ से क्या निकल के आया, ये आपका यहाँ से निकल गया बेटा स्लोप। अब आपको दिख रहा है बेटा यहाँ भी आपकी पावर 1 है एक्स और वाई की, तो डेफिनेटली ग्राफ होगा बेटा वो आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन जब बेटा यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इसलिए बेटा जो स्ट्रेट लाइन जाएगा बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसो का मतलब कांस्टेंट, बार का मतलब प्रेशर। तो जैसे यहाँ पे आपको बेटा P1 P2 P3 P4 आपको इस तरीके से 4 आपको लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं। तो आपको बताना है कि इन सब में से आपका मैक्सिमम किसकी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू किसकी होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सपोर्ट करेगा, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने स्लोप के बारे में बताया, स्लोप को ही आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आप डाल दो इस तरीके से, फिर वहाँ से आपका टेम्परेचर T1 T2 T3 आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप ऐसा करो इस बाइस के बेटा पैरेलल एक आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, उसके बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके आपने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से आपका कितना बेटा वॉल्यूम B1 हो गया, या आपका B2 हो गया, B3 हो गया एंड आपका B4 हो गया। तो इसके बेस पे भी आप सॉल्व कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। स्लोप के बेस पे जो मिलता है आपके 3 पॉइंट, तीनों में से किसी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें से बेटा हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, क्योंकि बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो भाई स्लोप सबसे कम किसका है बेटा, आपके P4 का है। तो P4 की वैल्यू तो आपकी अधिक होगी, P4 सबसे मैक्सिमम होगा, उससे कम आपका P3 होगा, उससे कम आपका P2 होगा और सबसे कम आपका P1 होगा। क्लियर है, ओके। आपको ये इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद मैं चार्ज लॉ का नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ में बेटा हम यहाँ पे आपको पहले बताएंगे ग्राफ आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। आपको बेटा एक्स एक्सिस पे लेना है log T और वाई पे आपको लेना है log B वॉल्यूम, और आपको यहाँ पे पता है दैट इज़ B इज इक्वल टू K इंटू टी। तो कहीं ना कहीं हम log लेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपका होगा इट इज़ log B इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, मल्टीप्लाई तो एडिशन हम कर रख सकते हैं log K प्लस log T, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो भाई log B तो लिया है बेटा आपने किस पे, बाई एक्सिस पे, तो इसकी आप पावर तो वैसे ही बना आपको दिख रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा बेटा log T, भाई log T आपने कहा बेटा एक्स पे, इसकी पावर भी 1 है, और प्लस हम लिख सकते हैं इट इज़ log K। तो देखो पावर बेटा एक्स बाई की बेटा पावर देख लो आप 1 है ना। और यहाँ से आपको देखो ध्यान से, अगर मैं कंपेयर करूँ बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, भाई इंटरसेप्ट भी आपको दिख रहा है बेटा, इंटरसेप्ट कितना आपका log K। तो इसका मतलब ग्राफ बेटा आपका कुछ अपर पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो बेटा इंटरसेप्ट होगा इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी इट इज़ log K
ठीक है ना। और ये कर्व बेटा आपका कुछ इस तरीके से मूव करेगा यहाँ से, बात समझ में आई क्या। तो ये कर्व आपका इस तरीके से आएगा जहाँ पे आप यहाँ पे स्लोप को भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये बेटा आपके स्लोप को डिफाइन करेगा, है ना। वैसे भी स्लोप आपका +1 है ना। तो बाकी आप एंगल बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल टू 1 बोलो आप, या थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी दी 45 डिग्री। क्लियर है, ये भी ग्राफ समझ में आपको आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे गैल्सवर्क लॉ के बारे में। तो गैल्सवर्क लॉ को हम जनरली अगर मैं रिलेट करूँ तो इसको हम लोग पीटी लॉ के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा कांस्टेंट उन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेटा कांस्टेंट किया प्रेस, इन्होंने बेटा कांस्टेंट किया वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम इन्होंने कर दिया बेटा कांस्टेंट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका जो प्रेशर था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, ठीक। जहाँ पे हम देख सकते हैं P इज इक्वल टू के इंटू टी, P इज इक्वल टू के इंटू टी। इसको मिल सकते हैं P डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कैपिटल के। अगर मैं दो डिफरेंट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं डिफरेंट आपकी बेकर्स की, तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। फाइनल इनिशियल इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर बेटा अगर मैं जनरली बात करूं आपके आइडियल गैस इक्वेशन से, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका nRT होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, nR बेटा ये भी दोनों कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू NR डिवाइड बाई B, ठीक है, इंटू T। तो P इज इक्वल टू क्या बन गया KT। तो देख सकते हो आपका जो गैल्सवर्क लॉ है बेटा, इसके अंदर K की वैल्यू क्या बोलेंगे बेटा, NR डिवाइड बाई B, ठीक है। तो इससे भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है बेटा आपका PT लॉ। अब इस PT लॉ के अंदर हम बेटा बात करेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। चलो यस बच्चों, अब हम बात करेंगे बेटा ऐसे ग्राफ के बारे में। तो प्रेशर वर्सेस आपका जो टेम्परेचर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट क्या था आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट था। जब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा उसको बोलते हैं आइसोकोर, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपका बेटा बेसिक क्वेश्चन क्या था, बेसिक क्वेश्चन था P इज इक्वल टू KT था, P इज इक्वल टू KT था। अब P इज इक्वल टू KT था तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि प्रेशर और टेम्परेचर में, तो ये तो बेटा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनली था। तो बाइजिकल टू MX प्लस से अगर कंपेयर करोगे तो भाई इंटरसेप्ट आपका 0 है, तो कर्व कहीं ना कहीं बेटा आपका क्या होगा बेटा ऑरिजिन से पास करेगा। ये हो गया आपका P वर्सेस टेम्परेचर। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को लेके, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो भाई यहाँ पे आपकी 3 डिफरेंट बेटा B1 B2 एंड B3 मैंने बेटा आपके आइसो कोर्स मैंने डिफाइन किया है। तो आपको बताना है बेटा बिगर वैल्यूज़ किसकी होगी। तो फिर से आप बेटा क्या करो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कराओ जहाँ बेटा ये तीनों स्ट्राइक करने चाहिए, और आप एक पॉइंट को डिफाइन कर लो, या फिर आप स्लोप को लेके सॉल्व कर लो। तो भाई आपकी देखो आपकी हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, B1 B2 B3 में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू की बात करूँ तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो आपका जो B3 होगा या हाईएस्ट होगा, B2 इससे कम होगा, B1 आपका सबसे कम होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करें तो सपोज दिस इज ए log P एंड log T, ठीक है। तो इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो बेसिक क्वेश्चन तो बच्चों होती है P इज इक्वल टू KT। आप दोनों साइड log ले लो, तो log लेने पे क्या बनेगा आपका, ये बनेगा log P इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका log T बेटा मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन प्लस log K, ये तो बनेगा आपका क्वेश्चन। इसमें आप बाई इक्वल टू MS प्लस ये कंपेयर कर लो, तो भाई इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप तो आपका बेटा +1 होगा, ये कंफर्म एकदम, स्लोप आपका +1 होगा, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होने वाला है। इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, इंटरसेप्ट होगा आपका log K, ठीक है। तो C इक्वल टू आपका होगा इट इज़ log K। तो कहीं ना कहीं ग्राफ बेटा आपका ऊपर शेप कर जाएगा, एक इस तरीके से आपका मूव करेगा। जहाँ पे हम स्लोप की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री है ना, और आपका ये जो स्लोप है वो आपका 1 डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है, तो ये भी ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब इसके बाद हम लोग बच्चों चलेंगे एवोगाड्रो लॉ पे। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा दैट इज दी एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, तो एक्चुअली में एवोगाड्रो लॉ है क्या, एवोगाड्रो लॉ की हम बच्चों बात करते हैं तो हम लिखते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको बच्चों डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने बताया था वहाँ पे आपको कि भाई अगर आपकी सिमिलर कंडीशंस पे, सिमिलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर बेटा हम सेम रखते हैं, है ना,
अगर इक्वल वॉल्यूम्स को आपको जो भी गैसेस आपको दे रखी हैं डिफरेंट कंटेनर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सारी गैसेस के अंदर वो आपको इक्वल दिखेंगे। तो इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं कि आप लिख लो इसको, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों आपके बेटा सेम आपकी डिफाइंड होने चाहिए डिफरेंट बीकर्स के लिए। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे आपका बेटा सेम क्या रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। क्लियर, आपको याद रहेगा? ओके यस बच्चों, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं, जितने मैंने बेटा 4 यहाँ पे लॉज पढ़े हैं उन लॉज के बेस पे। तो फर्स्ट हम ग्राफ को आपको ही बताना है, मैं ज़रा आपको यहाँ पे बना कर देता हूँ, आपको वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। यस, इट इज़ पी बी बाई एक्सप्लिया बेटा, नाउ इट इज़ प्रेशर। आपको बताना है कि ये बेटा जो आपका ग्राफ है, ठीक है, वो किस आपके लॉ को फॉलो कर रहा है, ये सब टर्म आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका यहाँ से T3 है, ये आपका T2 है, ये आपका T1 है, ठीक है। आपको बताना है कि T1, T2, T3 इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये जो कर्व होगा वो किस तरीके से बनेगा। तो आप जरा देखो बेटा, पी और बी के बीच, पी और पी के बीच में बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपका जो लॉ आना चाहिए दैट इज़ वॉइल्स लॉ, ठीक है। तो वॉइल्स लॉ एक्चुअली आपको पता है क्या होता है, वॉइल्स लॉ इज इक्वल टू होता है पी बी इज इक्वल टू आपका के होता है, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू के, वॉइल्स लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, T1, T2 एंड T3। तो T1, T2, T3 में से हाईएस्ट वैल्यू आपकी किसकी होगी। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर बच्चों मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ करेगा, वो आपको समझ में आता है। लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा पी बी इज इक्वल टू NRT से, ठीक है। तो पी बी इज इक्वल टू NRT को आप फॉलो करो, और फॉलो करने में एक क्वेश्चन बेटा आनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे पी बी और पी के बारे में बात की जा रही है, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ से जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो स्लोप के बारे में बात करोगे, तो हाईएस्ट आपकी वैल्यू किसकी होगी, तो हाईएस्ट वैल्यू बेटा उसकी होगी जहाँ पे, क्योंकि आपका पता है कि पी और बी का बेटा जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म है तो आपका कांस्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो बेटा पी बी का जो मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू किसकी है बेटा, कहाँ पे डिफाइन होगी, तो देखो बेटा T3 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, नेक्स्ट आपका T2, नेक्स्ट आपका T1। तो इसका जो आंसर होगा वो T3 मैक्सिमम होगा, T2 इससे कम होगा, T1 सबसे कम होगा। तो ये इसका बनेगा आंसर, ठीक है। तो वॉइस लॉ को फॉलो कर रहा है, और इसका जो आपका आंसर होगा T3 एंड T2 एंड आपका T1, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों